हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है पाठशाला मैथ्स सर। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि लिया गया है इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत के सेकंड चैप्टर से। आज की वीडियो में हम जानेंगे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, वो किस तरह बना, कितने लोगों ने मिलकर बनाया, कितने समय में बनाया, वो कौन थे लोग, किस तरह उन्होंने संघर्ष किया, ये सब। एज यूजुअल आज की वीडियो की स्टार्टिंग भी हम एक मोटिवेशन लाइन से करने वाले हैं। क्या हार में क्या जीत में, किंचित न भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला, ये भी सही वो भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा, हो कुछ पर हार नहीं मानूंगा। बहुत ही सुंदर कविता है अटल बिहारी वाजपेयी जी की। चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हमारे आज का चैप्टर। डिमांड फॉर ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसकी डिमांड कैसे आई कि एक हमारी एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो इसका आइडिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का, वो एम एन रॉय जी, जो कि एक जाने माने कम्युनिस्ट लीडर थे, उन्होंने एक आइडिया दिया। उन्होंने अपने आर्टिकल में एक लिखा, जो अखबार में एक आर्टिकल लिखा कि हमारा भी एक इंडिया का एक अलग से संविधान होना चाहिए। और इसके एक साल बाद ही 1934 के एक साल बाद यानी कि 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि उस समय की बहुत बड़ी पार्टी थी, सबसे बड़ी पार्टी थी कहा जाए तो, उन्होंने ऑफिशियली डिमांड की कि हमारी भी एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। जवाहरलाल नेहरू जी ने एक बार फिर से कांग्रेस के बिहाफ पर एक डिमांड की कि हमारा भी एक संविधान होना चाहिए, जो कि हमारे ही लोगों द्वारा बनाया जाएगा और हमारे लिए बनाया जाएगा, और वो भी अडल्ट फ्रेंचाइजी बेस पर। अडल्ट फ्रेंचाइजी बेस पर, जैसे कि ब्रिटेन में होता है कि 18 साल से ऊपर के जो भी पर्सन होते हैं उन्हें अधिकार होता है इलेक्शन में खड़ा होने का, इलेक्शन में अपने जो प्रतिनिधि है उनको चुनने का। अब नेहरू जी की बात को भी 2 साल और बीत गए। तब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि चलो भाई ठीक है, अब तुम लोग बार बार एक ही चीज़ पर डिमांड कर रहे हो, तुम्हें दे ही देते हैं, संविधान मांग रहे हो ना, दे देते हैं भाई। लेकिन आपको हमारा एक अगस्त ऑफर मानना होगा। अब अगस्त ऑफर क्या था? अगस्त ऑफर में उन्होंने ये लिखा था कि भाई जो इंडियन आर्मी है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का साथ देगी हिटलर के खिलाफ, जो वर्ल्ड वार चल रहा था उस समय उसमें। बट इंडियन लीडर्स को ये चीज़ रास नहीं आई और उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया, अगस्त ऑफर को। चलिए 2 साल और बीत गए, 1942 आ गया। अब 1942 में जो सर स्टैफर्ड क्रिप्स हैं, जो कि कैबिनेट के मेंबर थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के, वो भारत आए। उन्होंने कहा चलो मैं देखता हूँ भाई, ये जो इंडियन लोग इतना उछल कूद कर रहे हैं इन्हें मैं समझाता हूँ हिंदी भाषा में। तो उन्होंने फिर, अब जो इंडियन लीडर्स वहाँ बैठे थे मीटिंग में, उन्होंने क्रिप्स को समझाया, भाई क्यों हमें शहीद का दर्जा दिलाने पर तुले हो, हम नहीं जाना चाहते तुम्हारे साथ, हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए तो चाहिए, लेकिन हम ये वर्ल्ड वार 2 के चक्कर में नहीं पड़ेंगे भाई। अब इतने में जो वहाँ मुस्लिम लीग के लोग बैठे थे, जो मीटिंग चल रही थी वहाँ पे मुस्लिम लीग के लोग बैठे थे, जिन्ना जी बैठे थे। तो उन्होंने कहा भाई ये लोग हमारी तो बात कर ही नहीं रहे, इंडिया और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पाकिस्तान की तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। तो उन्होंने तो उठा के रिजेक्ट मार दिया, लो भाई हम तुम्हें रिजेक्ट करते हैं, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा क्रिप्स मिशन। अब इसी के साथ जो क्रिप्स मिशन था वो तो फेल होकर वापस चला गया, और उन्होंने 1946 में यानी कि 4 साल के बाद कैबिनेट मिशन को इंडिया भेजा कि जाओ भाई तुम ही लोग जाके समझाओ, हमारे से तो मानने वाले हैं नहीं। ठीक है भाई, अब कैबिनेट मिशन आ गया। अब नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन जो इंडिया आया था, उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उन्होंने बनाई, उसके अंदर जो टोटल स्ट्रेंथ थी वो थी 389। इसमें से 296 सीट जो थी वो थी ब्रिटिश इंडिया के पास, और जो 93 थी वो प्रिंसली स्टेट्स, यानी कि जो प्रिंसली स्टेट्स वो थे जो थे राजे रजवाड़े। इस मैप में हम देख सकते,
ये जो आपको मैप में दिख रहा है येलो कलर, ये है प्रिंसली स्टेट्स, और जितना भी जो ऑरेंज कलर है ये थे ब्रिटिश प्रोविंस, यानी कि जो ब्रिटिश के अंडर थे। जितने भी जो प्रोविंस थे या प्रिंसली स्टेट थे उन्हें पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सीट दी गई थी। अगर हम रफली बात करें तो लगभग 10 लाख लोगों पर एक सीट, क्योंकि उस समय इंडिया की जो पॉपुलेशन थी वो 38 से 40 करोड़ के आसपास ही थी। अब जुलाई से अगस्त 1946 में इलेक्शंस हुए। जो इलेक्शंस हुए वो 296 सीट्स पर हुए, जो कि ब्रिटिश इंडिया के अंडर थी, जिसमें से 208 सीट्स वो कांग्रेस को मिली, जो कि उस समय की सबसे बड़ी पार्टी थी, और जो 73 सीट्स हैं वो मुस्लिम लीग को मिली और जो अदर स्मॉल ग्रुप थे, और 15 सीट्स इंडिपेंडेंट्स को मिली। और जो हमारे जो प्रिंसली स्टेट थे, जो राजे रजवाड़े, उन्होंने तो इलेक्शन में खड़ा होने से मना ही कर दिया। क्यों? क्योंकि उनकी उनकी जो प्रिंसली स्टेट थे, जो उनके प्रतिनिधि थे, उन्होंने तो यही बोला कि भाई हम तो राजा महाराजा हैं, हमारे रगों में तो शूरवीरों का खून दौड़ता है, यानी कि हमारे में तो ऐसे ही होता है कि भाई राजा का बेटा राजा, फिर उसका बेटा राजा, फिर उसका बेटा राजा, हम इस इलेक्शन के पंगे में नहीं पड़ने वाले भाई। अब 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग हुई, जिसमें अपना इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों को पार्टिसिपेट करना था, लेकिन मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेट करने से डिनाई कर दिया, क्योंकि उनको पता था कि उनके पास सिर्फ 73 सीट्स हैं और जो कि मेजोरिटी में नहीं आती, तो हमारी तो चलने वाली है नहीं भाई, इसलिए उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि हम नहीं आएंगे भाई। तो सबसे पहले डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एक टेम्परेरी प्रेसिडेंट चुना गया, और इसके 2 दिन बाद ही जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे हमारे, उन्हें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का परमानेंट चेयरमैन चुना गया, और इसी तरह एच.सी. मुखर्जी जी को वाइस प्रेसिडेंट चुना गया, और बी.एन. राव, जो कि उस समय के एक जाने माने जूरिस्ट थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का लीगल एडवाइजर चुना गया उन्हें। अब इसके बाद बात करते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की, जो कि इस चैप्टर का मेन पार्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मतलब कि उद्देश्य का, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसको बनाने का उद्देश्य क्या था। अब जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो हमारे जवाहरलाल नेहरू जी लेकर आए, उसे ही बाद में प्रेम्बल बनाया गया, उसी में से प्रेम्बल बनाया गया। चलिए देखते हैं कि उसमें जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा क्या था। उसमें लिखा यह था कि हमारी जो संविधान सभा है वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगी, और फ्यूचर में एक अपना ही जो हमारा जो स्वयं का संविधान बनाने के लिए हम घोषणा करते हैं, और जितनी भी टेरिटरी हैं जो कि उस समय इंडिया के अंदर आती हैं या ब्रिटिश इंडिया के अंदर आती हैं, और भी जो टेरिटरी हैं जो हमारे साथ जुड़ना चाहती हैं, वो यूनियन ऑफ इंडिया का हिस्सा कहलाएंगे। और जो भी क्षेत्र जो हमारी टेरिटरी है जिनके पास हैं, जैसे भोपाल है या और कोई टेरिटरी है, उन्हें एक स्टेट का दर्जा दिया जाएगा, और बाकी की जो मेन पावर्स हैं वो यूनियन ऑफ इंडिया के पास रहेंगी, जैसे कि डिफेंस हो गया, रेलवे, एयरवे, ये सब। और हम यानी कि इंडिया एक सिविलाइज कंट्री की तरह बिहेव करेगा, किसी भी दूसरे देश पर इलीगल तरीके से कोई कब्जा नहीं करेंगे, और हमारे जो खुद के जो राइटफुल प्लेस हैं, यानी कि जिन पर दूसरों का या दूसरे देशों का कब्जा हो गया है। अब आता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, यानी कि आज़ादी का समय नज़दीक आ रहा है, यानी कि 1947। अब जो प्रिंसली स्टेट्स थे जो ये बोल रहे थे कि हम लोग तो भाई इस प्रोसेस में बिलीव नहीं करते, हम तो राजा महाराजा वाले प्रोसेस में बिलीव करते हैं, हमारे यहाँ इलेक्शन नहीं होते। उन्होंने देखा कि भाई ये लोग तो आज़ाद होने वाले हैं, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट लागू होने वाला है, तो भाई इन्हीं के साथ मिल जाते हैं, कि ये ना हो कि ये लोग आज़ाद हो जाएं और हम लोग गुलाम के गुलाम रह जाएं। तो जितने भी प्रिंसली स्टेट थे वो इंडिया के साथ यूनियन ऑफ इंडिया के बीच में आ गए। और जो मुस्लिम लीग था उन्होंने भी देखा भाई अब सब लोग चले गए हैं तो हम भी चलते हैं, मुस्लिम लीग भी साथ में आ गए।
अब जो है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आने के बाद चेंजेस क्या आए। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट लागू होने के बाद जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली था वो जो है कि एक पूर्ण रूप से स्वतंत्र बॉडी यानी कि एक सॉवरेन बॉडी बन गई। यानी कि हमारे पर अब किसी और का अधिकार नहीं है। जो अंग्रेजों के बनाए हुए जो भी कानून थे हम कभी भी किसी भी समय एब्रोगेट कर सकते हैं। और जिसके बाद जो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली थी वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होने के साथ साथ एक लेजिस्लेटिव असेंबली भी बन गई। यानी कि जो देश के आम कानून हैं वो भी वो बनाने लगे, क्योंकि देखिए देश आज़ाद हो चुका था, काम सारे हो रहे थे, दिन हो रहा था, रात भी हो रही थी, अस्पताल, स्कूल, ऑफिस, रेलवे सब चल रहे थे, तो उनको चलाने के लिए कानून तो चाहिए थे। तो इसी के साथ जो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली थी वो एक लेजिस्लेटिव असेंबली भी बन गई साथ के साथ। और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो हमारे चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो हमारे चेयरमैन थे वो थे जीवी मावलंकर जी। इसके बाद कुछ और भी चेंजेस किए गए। जो भारत ने जो कॉमनवेल्थ कंट्री की जो मेंबरशिप थी उसे छोड़ दिया। कॉमनवेल्थ कंट्री का मतलब ये था कि जो ब्रिटिशर्स के अंडर जितने भी देश आते थे जिन पर उन्होंने कब्जा किया हुआ था, जैसे बांग्लादेश था, म्यांमार था, ये सब जो है ब्रिटेन के ही हिस्से माने जाते थे। लेकिन इंडिया ने इसे मनाही कर दी और बिल्कुल इसको एब्रोगेट कर दिया कि नहीं भाई, अब हम आपके साथ नहीं हैं, हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, आज़ाद हैं। 22 जुलाई 1947 को इंडिया ने जो हम अपना नेशनल फ्लैग है उसे अडॉप्ट किया। और 24 जनवरी 1950 को यानी कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने से, हमारा जो संविधान है उसको लागू होने से 2 दिन पहले हमने अपना जो है नेशनल सॉन्ग उसे भी अडॉप्ट कर लिया। और जो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे उन्हें हमने अपना पहला प्रेसिडेंट चुन लिया। 24 जनवरी 1950 को ही हमने अपना फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुन लिया। नोट करने वाली बात यह है कि दोस्तों कि हमारा जो पहले प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं हुआ था। अब तो हम जितने भी प्रेसिडेंट चुनते हैं वो एक इलेक्शन प्रोसेस के द्वारा ही चुना जाता है इलेक्शन। नोट करने वाली बात यह है कि दोस्तों कि हमारे जो पहले प्रेसिडेंट हैं उनका इलेक्शन नहीं हुआ था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को एक फर्स्ट जो हमारा जो इंडिया का प्रेसिडेंट है वो चुन लिया गया था। फिर 24 जनवरी 1950 को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसका फाइनल सेशन हुआ। और 26 जनवरी 1950 को हमारा जो संविधान है, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो संविधान बनाया था उसको लागू कर दिया गया। और जो हमारी जो लेजिस्लेटिव बॉडी थी जिसके चेयरमैन थे जीवी मावलंकर जी, वो अपना काम तब तक करते रहे जब तक कि एक देश में पहले इलेक्शन नहीं हो गए, जब तक देश में पहली एक संसद ना तैयार हो गई हो। और हमारा जो पहले जो जनरल इलेक्शन हुए थे वो हुए थे अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उन्होंने अलग अलग कामों के लिए अलग अलग जो है कमेटियां बनाई, जिसमें जो बड़ी कमेटी थी वो थी यूनियन पावर कमेटी, जिसके चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू जी। और यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी उसके चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू जी। और प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जिसके चेयरमैन थे सरदार पटेल। और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। इसके अलावा एडवाइजरी कमेटी जो फंडामेंटल राइट्स पर थी उनके जो चेयरमैन थे सरदार पटेल जी। और जो एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटी एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज, उनके चेयरमैन थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्टेट कमेटी वो थी जवाहरलाल नेहरू जी के हाथ में। इसमें जो दोस्तों सबसे मेन जो कमेटी थी वो थी ड्राफ्टिंग कमेटी, यानी कि जो एक कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार करना था, एक रफली एक आइडिया लेकर चलना था, एक रफली एक ड्राफ्ट तैयार किया गया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सब। दोस्तों जो इनमें सबसे जो महत्वपूर्ण सबसे जो मेन कमेटी थी वो थी ड्राफ्टिंग कमेटी। यानी कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है,
उसका एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जाए, एक रफली एक आइडिया लिया जाए कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा होगा, उसमें क्या चेंजेस होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। ये सब ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उन्होंने फरवरी 1948 में जो पहला ड्राफ्ट तैयार किया और उसे देश की जनता और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सामने रख दिया गया। और जो दूसरा ड्राफ्ट था उन्होंने तैयार किया अक्टूबर 1948 में। और जो ड्राफ्टिंग कमेटी ने समय लिया था, टाइम लिया था ड्राफ्ट बनाने के लिए, वो था लगभग 6 महीने। अब ड्राफ्ट तैयार करने के बाद इस पर काफ़ी बहस हुई, इसमें से काफ़ी कुछ चेंज किया गया, काफ़ी अमेंडमेंट किए गए और फाइनली जो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो लागू कर दिया गया। लेकिन 26 जनवरी की ही डेट क्यों रखी गई? तो 26 जनवरी को ही जो हमारा जो है पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था, 26 जनवरी 1930 को। और 26 दिसंबर 1929 को इंडियन नेशनल कांग्रेस का लाहौर सेशन हुआ था। इसीलिए जो हमारा 26 तारीख जो है ना, वो हमारे इंडिया के लिए काफ़ी लकी मानी गई। इसलिए 26 जनवरी 1950 को ही हमारा इंडिया का संविधान लागू किया गया। और अगर बात करें इनेक्टमेंट, यानी कि इसमें जो एक्ट थे वो किस प्रकार पास किए गए, किस प्रकार उनमें अमेंडमेंट किए गए, किस प्रकार उसमें चेंजेस किए गए। अब जो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, उन्होंने 4 नवंबर 1948 को जो इसका पहला ड्राफ्ट था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो संसद में रखा और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने एक मोशन पास किया जिस पर 299 मेंबर्स में से 284 मेंबर्स वहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने उस पर हस्ताक्षर किए। और हमारा इसी तरह फाइनली जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनकर तैयार हो गया। अब बात करते हैं एनफोर्समेंट की, यानी कि लागू होने की। देखा जाए तो हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, लेकिन 2 महीने पहले ही इसके कुछ एक्ट जो हैं वो लागू कर दिए गए। क्योंकि देखिए, इनेक्टमेंट से लेकर इन्फोर्समेंट तक 2 महीने का वक्त था। अब 2 महीने में लोग काम तो करेंगे, कोई इंडिया आ रहा है पाकिस्तान छोड़कर, कोई पाकिस्तान, तो उसके लिए हमने जो कुछ एक्ट्स हैं वो 26 नवंबर 1949 को ही हमने स्टार्ट कर दिए गए थे हैं, जो कि हैं सिटीजनशिप से रिलेटेड या कुछ और भी थे। यानी कि आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 336, 337 ये हमने 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए। अब 26 नवंबर 1950 के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया जो कि बहुत ही ज़रूरी था, जिसे हम कहते हैं कि अबॉलिशन ऑफ प्रिवी काउंसिल। होता क्या था कि जो हमारे जितने भी प्रिंसली स्टेट्स हैं उसमें जितने भी कोर्ट कचहरी के काम थे, जो भी केसेस थे, अगर तो उसके लिए हमें एक स्टेट सेक्रेटरी के पास जाना होता था। तो स्टेट सेक्रेटरी उस समय तो ब्रिटिशर्स थे, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसीलिए इस एक्ट को डिमोलिश किया, इसीलिए इस एक्ट को ख़त्म किया और ये फाइनल किया कि जो भी फाइनल डिसीजन होगा वो सुप्रीम कोर्ट के अंडर। अब इसके बाद बात करते हैं क्रिटिसिज्म की। देखिए, हम कोई भी अच्छा काम करते हैं क्रिटिसिज्म तो होगा ही। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन, इस असेंबली बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने के लिए, हमारा संविधान बनाने के लिए हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने इतनी मेहनत की और उसके बाद भी उनकी क्रिटिसाइज किया गया। तो क्रिटिसिज्म कैसे किया? इट इज़ नॉट ए रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है वो एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है। और जो दूसरा क्रिटिसिज्म था वो था कि नॉट ए सेवरन बॉडी। हमारी जो बॉडी है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं थी। और इसके बाद ये भी बोला गया कि ये इसमें टोटली जो है कांग्रेस का डोमिनेशन था। और ये भी बोला गया कि इसमें लॉयर्स और पॉलिटिशियंस का डोमिनेशन था। चलिए, इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। तो जाते जाते आज का जो क्वेश्चन है वो ये है कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसका एक कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइज़र नियुक्त किया गया था, वो कौन थे?
सचिदानंद सिन्हा जी, BN राव जी, HN कुंजूर जी या VN मेनन जी? आपको अपना जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स आप अपने जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में दीजिए और हमें आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। और इसी के साथ हम आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं और हम जल्द ही लौटेंगे नई वीडियो लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।